मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, काव्य के प्रयोजनों में जो कुछ प्रयोजन अभी शेष बाकी हैं बताने, काव्य शास्त्रियों के द्वारा बताए गए हैं, विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं, उसको मैं इस वीडियो में प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष। तो कविता का प्रयोजन अहम पूर्ति भी है। अहम पूर्ति हर व्यक्ति के अंदर होता है। एक उसके अंदर यानी मैं उसका होता है कि मैं यह कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ। शेक्सपियर ने कहा था कि राजाओं के राजमहल ढह जाएंगे किंतु उनकी वाणी हमेशा अमर रहेगी। तो यह एक प्रकार की क्या है, एक क्षमता है व्यक्ति के भीतर, इसलिए अहम भी आना स्वाभाविक है। और कहते हैं कि सत साहित्य के निर्माण में या कविता के निर्माण में यही अहम पूर्ति की भावना कार्य करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कवि न हो नहीं चतुर प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। तो यह तो हम जानते ही हैं कि गोस्वामी जी बहुत चतुर थे, बड़े प्रवीण थे, लोकनायक उनको माना गया है। परंतु उन्होंने जो अपनी असमर्थता यहाँ पर व्यक्त की है वह और कुछ नहीं है, एक प्रकार से मतलब व्यक्ति की अहम पूर्ति की भावना है। और इस तरह से कविता का एक प्रयोजन अहम की पूर्ति होना है, व्यक्ति के अहम की पूर्ति होना है। फिर कविता के प्रयोजन का एक बिंदु है अभाव पूर्ति, कि व्यक्ति में उसके अंदर कोई अभाव हो उसके जीवन में, वह उसे किस तरह से पूर्ण करे। उस अभाव की पूर्ति सज्जन लोग इस प्रकार की निर्माणात्मक शक्ति से किया करते हैं, कविता रच कर किया करते हैं, साहित्य रच कर किया करते हैं। उस अभाव की पूर्ति, जैसे हमारे सामने उदाहरण है कि जायसी एक नयन थे, तो उन्होंने इतना बड़ा पद्मावत हमारे सामने रख कर दे दिया। इसी तरह से मिल्टन अंधे थे, सूरदास यह भी जाने नेत्रहीन थे। तो इस कारण जो है उन्होंने कविता रच करके उस अभाव की पूर्ति की। तो कहते हैं कि काव्य के प्रयोजनों में अहम पूर्ति की भावना, अभाव पूर्ति की भावना यह भी कार्य करती है। ये हैं कविता के प्रयोजन। और सबसे महत्वपूर्ण बात छात्रों यह है कि भारतीय काव्य शास्त्र के बहुत महान आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों की एक बहुत सुंदर सूची दी है। और यह सूची मैंने इसलिए सबसे बात को रखी है क्योंकि हम काव्य के अन्य प्रयोजनों को प्रायः उपेक्षित कर दिया करते हैं। इसलिए पहले मैंने उनकी गणना आपके सामने रखी और अब मैं मम्मट की सूची आपके समक्ष रख रही हूँ। मम्मट ने क्या कहा, काव्य के प्रयोजनों की उन्होंने एक सूची गिनाई। क्या कहा, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः पर नृविते कांता संमितयोपदेश युजे। यानी काव्यम यशसे, काव्य जो है यश के लिए सृजित किया जाता है। अर्थकृते, काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी धन की प्राप्ति होती है। व्यवहार विदे, यानी लोक व्यवहार जो है वह काव्य से प्राप्त होता है। शिवेत रक्षते, और इस संसार में कल्याणकारी भावों का जो सृजन है, कल्याणकारी भावों को व्याप्त करने की जो बात वह काव्य से हमें प्राप्त होती है। और हम देखते हैं, हम इतना बड़ा कविता का संसार देखते हैं, उसमें हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास में स्वांतः सुखाय तुलसीदास रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। यद्यपि उन्होंने स्वांतः सुखाय का, लेकिन उन्होंने परांत सुखाय कविता लिखी है।
लोक मंगल की भावना उनकी कविता में है। सूर में लोक मंगल है, हमारे भक्त कवियों में लोक मंगल है। कहने का तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते, यानी कल्याणकारी भावों का प्रसार करने के लिए भी कविता की रचना की जाती, काव्य का प्रयोजन है। और क्या है, सद्यः परिनिर्वितये, और कविता से क्या मिलता है, तुरंत लोकातीत आनंद मिलता है। वही लोकातीत आनंद जिसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि आत्म साक्षात्कार मिलता है, भगवत प्राप्ति होती है, यानी बहुत आनंद जो है कविता के माध्यम से मिलता है, क्योंकि रस जो है कविता का अनिवार्य तत्व है। तो सद्यः परिनिर्वितये कांता संहितयोपदेश युजे, और कविता से मिलता है स्त्री के समान मधुर और प्रिय लगने वाला उपदेश जो है वो हमें कविता के माध्यम से मिलता। इतनी मनोहारिणी है कविता, इसलिए उसके प्रयोजनों का बड़ा महत्व है जीवन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काव्य से धन की भी प्राप्ति, क्योंकि हमारे जो रीतिकालीन कवि हैं वह तो दरबारी कवि रहे, तो भाई उनको तो धन की प्राप्ति भी जरूरी है संसार में, यश भी जरूरी है। यश लिप्सा मनुष्य मस्तिष्क की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो यश मिलता है, और हम देखते हैं आज भी हम सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं कविता के माध्यम से। आज तो बड़ी होड़ है, तो किसके लिए, यश प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। और ये आज की बात नहीं है, ये तब की भी बात थी। तब भी दंगल लगते थे राजाओं के दरबार में, कवियों के दंगल लगा करते थे। एक कवि दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। तो हम रीतिकाल की तो सारी कविता जो है वो क्रीत कविता है। क्रीत कविता माने खरीदी हुई कविता, यानी कि राजाओं को संतुष्ट करने के लिए कविता लिखी जाती थी। बहुत कम ऐसे कवि हुए हैं, भूषण जैसे, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी हैं। तो बड़ी श्रृंगारिक कविताएं उस समय जमाने में लिखी गई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये कविता के प्रयोजनों में आता है कि कविता यश के लिए, कविता धन के लिए, कविता जो है उपदेश के लिए, कविता से तुरंत लोकातीत आनंद की प्राप्ति होती है, कविता शिवेद रक्षते, मंगलकारी भावनाओं को प्रदान करती है। इस तरह से ये कविता के प्रयोजन है मम्मट के अनुसार। और भिखारी दास जी ने भी इसी तरह से लिखा है, रीतिकाल के कवि हुए भिखारी दास। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने भी कविता के ही माध्यम से कहा, उन्होंने अच्छी सूची दी है उन्होंने भी कि एक लहें तप पुंजन के फल। कविता का प्रणयन एक तो इसलिए करता है कि उसे जो है तप पुंज मिले, पुण्य मिले, यानी वह संसार को कुछ ऐसा देना चाहता है। तो जो तुलसी और सूर गुसाई, जैसे तुलसीदास और सूरदास, एक लहे बहुसंपत्ति केशव, और एक जो है संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कविता रचता है, जैसे कि केशवदास आदि रीतिकाल के कवि, भूषण जो बर वीर बड़ाई और भूषण कवि आदि, ये सभी जो हैं संपत्ति को प्राप्त करने दरबारी कवि थे। एकन को जस ही सो प्रयोजन, और एक इसलिए कविता लिखता है कि मुझे यश मिले। जैसे हम रहीम के दोहे देखते हैं, छात्रों हम देखते हैं कि रहीम ने इतना बढ़िया लिखा है, रहीम अनुभव बेशज करत व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत रोग वन हरिनाथ के नाथ। और आज हर व्यक्ति की जुबान पर बिहारी और उसका क्या ये रहीम आदि कबीर आदि के ये जो दोहे हैं ये आ जाया करते हैं। तो एकन को यश ही सुप्रयोजन, अब इनका क्या था, यश प्रयोजन था कि हमें क्या मिले इससे, यश की प्राप्ति हो और संसार का भी कल्याण हो। है रस खान रहीम की नाई, जैसे रस खान और रहीम दास आदि। तो दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुखदय सब ठाई। इस तरह से भिखारी दास कहते हैं कि कवित्व की चर्चा तो लोग नाना प्रकार से नाना भांति किया करते हैं, यह सब काव्य के प्रयोजनों में आता है। तो इस तरह से यह एक दूसरा भाग जो है काव्य के प्रयोजनों का मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी व्याख्यान सिद्ध होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।